ठीक है, पूरा देश एक है, लेकिन उन लोगों को ये कैसे समझाया जाए जिनकी रग रग में प्रदेश बसा हो? अय्या, आज 3 दिन की छुट्टी है, कहाँ जाए? यहाँ से पास में क्या क्या है देखने के लायक? क्या क्या मतलब? दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कहाँ जाना है ये बता दो। रामेश्वरम, गोवा या फिर कहीं जहाँ समुद्र हो। कैसी बात कर रही हो? यहाँ समुद्र में कहाँ से लेकर आऊं? तभी सास आ जाती है। बहू को ना स्विमिंग पूल में ले जा, नहा कर वो समुद्र वाली फीलिंग ले लेगी। आया माँ जी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब कुछ नहीं है आपके नॉर्थ में, हमारे साउथ में तो। अरे बहू, बस बस बस, शुरू मत हो जाना साउथ की गाथा गाने। पैसे कमाने के लिए और शादी करने के लिए फिर नॉर्थ क्यों चुना? क्यों क्या पापा, आप भी तो जानते हैं पंजाब यादी पूरी दुनिया फैन है। लावा, जरा मक्खन मारकर पराठा और लस्सी का बड़ा ग्लास थमा, भूख लगी है। नहीं जी नहीं, आज तो आप रस्म चावल खाएंगी, घर में अब पराठा ना ना ना। बहू, हमारे तो गले से उतरने से रहा ये रस्म चावल, तुम तो बस हमें पराठा बनाकर दे दो। बहू किचन में जाती है और वहीं से आवाज देती है, अरे माँ जी, माँ जी। सास घबरा जाती है कि कहीं बहू को कुछ हो तो नहीं गया। आई आई बहू, क्या हो गया? अरे कुछ भी मत करना किचन में, जल कर मरना मत। सुना है पुलिस सास को पहले पकड़ती है। अरे राम माँ जी, मरे मेरा दुश्मन, आप ये बताइए कि एमएलए कहाँ है? बहू, वो तो आई नहीं, बर्तन खुद ही धोने होंगे। माँ जी, एमएलए खाने वाले एमएलए कहाँ है? ओह, मुझे लगा वो काम वाली इमली के बारे में पूछ रही है। उसका भी नाम इमली है बेटा। तो माँ जी, उसको मैं दाल में डालकर तो खा नहीं सकती ना? अरे नाना बहू, नहाती भी कहाँ है वो, गंदी सी तो है, बदबू लगाती है, उसे ना डाल देना दाल में। बहू को सास के ये बेकार जोक पर बिल्कुल हंसी नहीं आती, तभी ससुर जी आ जाते हैं। अरे बहू, परेशान ना हो, वो क्या है ना, हम पंजाबियों की आदत होती है मजाक करने की। खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो। वहीं साउथ की बहू शांत, अपने में रहने वाली और रिजर्व टाइप, दिन में सारा काम करके वो कमरे में सोने जा रही होती है कि अरे बहू, वो भटिंडे वाले चचा जी आए हैं, जरा लस्सी तो ले आ। बहू, मेरी लस्सी में तो ऊपर से मलाई की परत डाल देना। ना ना बहू, मुझे तो प्लेन ही दे देना। बहू सोचती है कि अभी अभी 4 पराठे मक्खन मारकर खाएं और अब ये लस्सी। हाय रे, क्या हो रहा है? अब आए दिन घर में किसी न किसी मेहमान का आना जाना लगा रहता है। एक दिन बहू बेटे को पढ़ा रही होती है कि ससुर, अरे पुत्र, चल चल, तुझे आज मैं गाड़ी की सैर कराता हूँ। बेटा, जो कि माँ के साथ रहकर थोड़ा थोड़ा माँ जैसा ही हो गया था। पर कहाँ जाना है? पेट्रोल तो काफ़ी महंगा है दादू। एक काम करते हैं, हम यहीं बैठकर ये किताबें पढ़ते हैं। अरे पर बेटा, देख मौसम कितना अच्छा है, चले ना चावाला के छोले चावल खा कर आते हैं। बेटा माँ की ओर देखता है, माँ इशारा करती है। पर वो तो काफ़ी महंगे हैं दादी, और घर में माँ ने इडली बनाई है, वो सेफ है और हेल्दी भी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, और पता है उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है। हाय रे, इसने तो बच्चा भी अपने जैसा ही बना दिया है। वो तो छोड़ो, और पंजाबियों में साइंटिस्ट, और फिर मेरा चिकन तंदूरी का बिजनेस कौन देखेगा? अरे वही देखेगा, क्यों चिंता कर रहे हो, चलो रोटी खाने। बहुत दिनों बाद बहू की माँ बहू के घर आती है। अयो रामा बहन जी, आप लोगों ने मेरे बेटे को खिला खिला कर मोटा कर दिया। कैसे गुलाब की फूल जैसी बच्ची दी थी मैंने आप लोगों को, अब तो ये गोभी का फूल हो गई है। ये तो खुशी की बात है ना बहन जी, कि ससुराल में आपकी बेटी खुश है, वो फल फूल रही है। क्यों? ला बहू, माँ के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आ। बहू ले आती है नींबू पानी, साथ में 2 बिस्किट। हाय रे बहू, ये क्या है? समदन जी, मैं तो यही लेती हूँ। बहू, तू तो फिर हमारे लिए भी यही दे दे, क्या करना है लस्सी पीकर।
बहू सास ससुर को भी नींबू पानी दे देती है। और फिर जब तक बहू की माँ रहती है, बहू के सास ससुर भी साउथ इंडिया को फॉलो करते हैं। एक बात तो है, अब शरीर ना थोड़ा हल्का सा लगता है। हाँ, वैसे थोड़ी सुस्ती भी कम आती है, पेट का भारीपन भी अब वैसा नहीं है। सुबह बहू की माँ, अय्या वो गजरा कहाँ मिलेगा? कितने दिन हो गए गजरा नहीं लगाया। हाय रे जी, अब ये गजरा लगा कर घूमेगी? यहाँ ये सब ठीक नहीं लगेगा। तुम बहू से बात करो ना, लोग हंसेंगे। अब क्या है ना बहन जी, यहाँ कोई ये गजरा वजरा नहीं लगाता, लोग ना मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं बहन जी, मैं भी नहीं लगाती, पर क्या करूं, आज ना माँ लक्ष्मी की पूजा है तो मंदिर जाना है, और हमारे यहाँ बिना गजरे के जाना ठीक नहीं होता। लेकिन माँ, यहाँ तो गजरा नहीं मिलता। कैसी बात कर रही है बेटा? ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का। और ये देख, ये नकली गजरे का पूरा सेट भी है मेरे पास। बस परफ्यूम डालो और लगा लो गजरा खुशबू वाला। अब बहन जी, अब जब आप ही पूरे इंतजाम के साथ आई है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। माँ जी, आप भी हम लोगों के साथ मंदिर चलिएगा गजरा लगाकर। अब गजरा, वो मैंने अय्या, क्या सोचना बहन जी, गजरा लगाकर निकलेंगी ना तो देखिएगा कितने लोग कहेंगे कि क्या लग रही हैं आप। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। ये गजरा लगा कर निकल गई तो लोग तो पूछेंगे ही कि क्या लग रही हो। अरे चुप रहिए ना जी, बहन जी पहली बार आई हैं। खाना जब इनकी पसंद का खा रहे हैं तो पहना भी इनकी पसंद का कर लेते हैं, क्या जी? बस फिर क्या था, सास बन जाती है साउथ इंडियन गजरा साड़ी के साथ तैयार। अरे माँ वाह, क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही हो। हाँ माँ, देखो तुम्हारी माँ पूरी साउथ इंडियन बन गई है। लेकिन माँ, कल तो लोहड़ी है। हाँ, कल हम बहन जी को पंजाबी सूट पहनने के लिए दे देंगे, क्यों, ठीक रहेगा ना? सभी मंदिर जाते हैं, जहाँ एक औरत, अरे कितने सुंदर और सुगंधित फूल हैं, कितने के हैं? वो क्या है ना, बाहर से मंगवाए हैं, यहाँ तो मिलते नहीं, 2000 के हैं। अय्या बहन जी, ये तो 10 के हैं ना। चुप रहिए ना बहन जी, अगर एक बार यहाँ की औरतों को ये पसंद आ गया तो समझिए हम लोगों का तो काम चल निकला। अब क्या था, सास के पास एक एक करके 10 औरतें गजरे का ऑर्डर दी जाती है घर आकर। बहन जी, ये वाले गजरे के ना आप मुझे 20 पीस भेज देना। वो क्या है ना, कितने ऑर्डर आ रहे हैं। अय्या, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि 10 की चीज को 2000 में बेचकर बिजनेस भी कर सकती है। अरे यही तो पंजाबियों की शान है, हम पैसे उड़ाना जानते हैं तो कमाना भी जानते हैं। अरे एक जिंदगी है, क्या रो रो कर जीना, मजे करो, ऐश करो और खुश रहो जी। सही कहा बहन जी, मैं तो इम्प्रेस हो गई आपकी पैसे कमाने की सोच से। अरे बहन जी, मैं तो आप लोगों के खाने से इम्प्रेस हो गई। सही बात है, जितना हल्का खाना उतना हल्का शरीर। अरे पंजाब के किसान तो सारा दिन हल जोतते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये खाना उन्हें पच जाता है। हम तो रहते हैं यहाँ शहर में, जहाँ हर काम मशीन से हो रहा है। अरे ना टीवी चलाने के लिए उठना, ना खाना गर्म करने के लिए, सारा काम मशीन से। हाँ जी, ये तो है ही। अय्या, लेकिन कभी कभी पराठा भी खाना चाहिए। सारा दिन हल्का हल्का, न नमक का स्वाद न मक्खन का। लस्सी के साथ आलू के पराठे और छोले चावल में जो बात है, वो कहाँ इडली डोसे में। मैं तो आप लोगों के घर के खाने की फैन हो गई हूँ। तभी वहां बहू आ जाती है। कैसी बात कर रही है माँ, नॉर्थ साइड वालों के कपड़े देखे हैं कैसे होते हैं। अरे कोई रंग ऐसा नहीं होता जो इन लोगों ने ना पहना हो। अरे माँ, कई बार तो इन लोगों के एक ही कपड़े में 4-5 रंग होते हैं। सास खुद को देखती है जिसने रंग बिरंगी कपड़े पहने होते हैं। हाँ, तो क्या अच्छा नहीं लग रहा? क्यों बहन जी, मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? बहू की माँ खुद को देखती है, प्लेन साड़ी में हल्की सी बॉर्डर। बहन जी, मैं तो बोलने वाली थी कि कल चलते शॉपिंग पर। मैं ये बेरंग से कपड़े पहनकर ना तक गई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम लोगों के घर रिवाज है, कोई आए तो हम खाली हाथ जाने नहीं देते।
हम कराएंगे ना आपको शॉपिंग। अच्छा बहू, जरा 2 डोसे तो ले आओ। अरे मेरे लिए 2 पराठे, वो भी एक्स्ट्रा मक्खन मार के। बहू समझ जाती है कि हर रंग बेरंग है। जहाँ अपनों का साथ ना हो, जहाँ प्यार है, वहाँ क्या साउथ और क्या नॉर्थ। जयंती और केशव की शादी के 2 साल बाद ही उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। केशव के माँ बाप यानी कि जयंती के सास ससुर रघुनाथ और सुमित्रा अपने घर में पोती के आने की खबर से बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पता चला कि जयंती और केशव की बेटी नॉर्मल नहीं थी बल्कि किन्नर थी, रघुनाथ और सुमित्रा के तो होश ही उड़ गए। देखो जयंती, तुम्हारी ये बेटी जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, और वैसे भी एक किन्नर को घर में रखना ठीक नहीं है बेटा। हाँ बहू, जितना जल्दी तुम इसे किन्नरों की बस्ती में देकर आ जाओगी, तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए ठीक रहेगा। माँ बाबूजी, मैंने और जयंती ने हमारी बेटी यानी कि राधा को पालने का फैसला लिया है। हम उसे किन्नरों को देकर नहीं आएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो केशव? तुम चाहे इसका नाम राधा रख लो या मीरा, रहेगी तो ये किन्नर ही ना। देखो केशव, जितना जल्दी तुम अपनी इस किन्नर बेटी से मोह छोड़ दोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे और इसके दोनों के लिए बेहतर होगा। माँ बाबूजी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी से अलग मत कीजिए। चाहे किन्नर हो या चाहे कुछ भी, मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, इस घर का हिस्सा बनाकर। अब अगर तुम दोनों ने जिद कर ही ली है बेटा तो ठीक है, लेकिन याद रखना, इस घर में रहकर इसे कभी अपने हिस्से का सम्मान नहीं मिल पाएगा। और मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? तुम दोनों को अपनी दूसरी संतान को भी जन्म देना होगा। मैं जिंदगी भर एक किन्नर पोती की दादी बनकर नहीं रह सकती। कम से कम एक तो दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्मल बच्चा इस घर में होना चाहिए ना। धीरे धीरे राधा बड़ी हो जाती है। जब वो 3 साल की हो जाती है तो जयंती और केशव के घर में एक और बेटी का जन्म होता है जो एकदम नॉर्मल होती है। जयंती और केशव उसका नाम मीरा रख देते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब रघुनाथ और सुमित्रा अपनी छोटी पोती मीरा को गोद में खिला रहे थे तो राधा वहाँ पर पहुँच जाती है। दादी दादी, आप हमेशा छोटी को ही अपने साथ खिलाते हैं, मुझे भी आपके साथ खेलना है। अरे दूर है, खबरदार, जो मेरे पास आई तो हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों दादी? भाग यहाँ से। आई बड़ी मुझसे सवाल पूछती है दादी दादी दादी। मैं तो मेरी नन्ही सी पोती के लिए बड़ी सुंदर फ्रॉक लेकर आया हूँ। अरे मेरी मीरा के लिए। मुझे भी चाहिए फ्रॉक दादाजी, मुझे भी सुंदर फ्रॉक पहनना है। बाबूजी, अब राधा के लिए कुछ नहीं लेकर आए। इस किन्नर के लिए कुछ लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकर जाओ इसे यहाँ से, और इसे ना बहुत दूर रखा करो। कितनी बार कहा है कि हम इसके दादा दादी नहीं है। कुछ साल और इसी तरह से बीत जाते हैं। अब राधा 10 साल की और मीरा 7 साल की हो चुकी थी। एक दिन सुमित्रा के दूर के रिश्तेदार उनके घर आते हैं। अरे नमस्ते भाई साहब, बहन जी, कैसे हैं आप? कितने सालों के बाद मिलना हो रहा है आपसे। अरे आप लोग तो आते ही नहीं, आज पता नहीं कैसे रास्ता भूल गए कि इधर आ गए। बहुत जरा जल्दी से पानी लेकर आना। तभी अचानक राधा अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर रिश्तेदार को देने के लिए आती है। अरे नहीं नहीं, एक किन्नर के हाथ का पानी पीकर हमें पाप का भागीदार नहीं बनना। आप तो जानते हैं भाई साहब, हम इन चीजों के कितने खिलाफ हैं। अरे ठीक कहते हैं आप, लेकिन कौन समझाए, हमारे बहू और बेटी की तो बुद्धि खराब हो गई है। रोता कितनी बार कहा है तुमसे, घर पर कोई आए तो उससे दूर रहा करो। भागो यहाँ से। आई बड़ी पानी पिलाने वाली, निकलो यहाँ से। दादाजी ये देखिए ना, मेरे जूते खराब हो गए, मुझे नए शूज चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी पुत्री, मेरी लाडली बिटिया रानी, आज तुम्हारे दादाजी को बाजार भेजकर तुम्हारे लिए जूते मंगवा दूंगी। ठीक है बच्चा? क्या बात है बहन जी, छोटी पोती कुछ ज्यादा ही लाडली लगती है आपकी। अरे क्यों ना हो, एक यही तो हमारे जीने का सहारा है। मेरी प्यारी मीरा, समझा समझा कर थक गई मैं अपनी बहू जयंती को कि अभी भी वक्त है। इस किन्नर को जाकर उन किन्नरों की बस्ती में छोड़ा है, लेकिन मानती ही नहीं। अरे इसके साथ हमारे बेटे का दिमाग भी खराब हो गया है, न जाने किसकी बातों में आ गया है। कब तक इस किन्नर को अपने घर में रखेगा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। सारे समाज के सामने मजाक बना कर रखा है हमारा।
रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब सुमित्रा आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी तो राधा वहाँ पर दौड़ती हुई आती है। दादी ये देखिए, आपकी साड़ी छत पर सूख रही थी ना, बाहर गली में गिर गई थी, मैं इसे जल्दी से उठाकर ले आई। दूर दूर रहना मुझसे। और तूने मेरी साड़ी को हाथ कैसे लगाया? मनहूस कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने मना किया था ना कि मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन दादी अगर मैं नहीं उठाकर लाती तो आपकी साड़ी नाली में गिर जाती। अरे तेरे हाथों को छूने से बेहतर होता कि नाली में ही गिर जाती। तूने मेरे कपड़ों को छुआ है, अब मुझे भी जाकर पवित्र होना पड़ेगा। जा यहाँ से। कितनी बार कहा है मेरे सामने आकर अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर। राधा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसके दादा दादी उससे इस तरह से क्यों व्यवहार करते थे। कुछ दिनों के बाद जयंती अपने सास ससुर के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, पापा जी, जानते हैं राधा ने अपने स्कूल के डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। और एक किन्नर करेगा भी क्या? किन्नरों को वैसे भी ना नाचना गाना करना ही आता है। नाची होगी वहाँ पर तालियां बजा बजा कर, और तुम्हें खुश होकर बता रही है कि फर्स्ट प्राइज जीता है। अब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं बाबूजी? डांस तो नॉर्मल लड़कियां भी करती है ना। फिर अगर मेरी राधा डांस करती है तो इसमें क्या बुराई है? नॉर्मल लड़कियां डांस करती हुई नॉर्मल लगती है बहू, लेकिन एक किन्नर लड़की डांस करती हुई किन्नर ही लगेगी। तुम्हें ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, इतना तो हम समझ चुके हैं। उसी वक्त मीरा दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। आ गई मेरी लाड़ो रानी, जल्दी से मेरे पास आ। पता क्या चाहिए तुझे मेरी बच्ची? दादाजी, मुझे ना वो बड़े वाले घुंघरू चाहिए। बड़े वाले घुंघरू? लेकिन तुम क्या करोगी मेरी बिटिया? मुझे डांस करना है, छम छम करके नाचूंगी। मुझे डांस करना अच्छा लगता है। अरे वाह 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 वाह, हम अपनी बिटिया रानी को एक नहीं दो दो जोड़ी घुंघरू ला कर देंगे। पापा जी, कहने को तो मीरा भी मेरी ही बेटी है, लेकिन अगर वो डांस करेगी तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? देखो बहू, मीरा एक नॉर्मल लड़की है, वो डांस करते हुए सुंदर लगेगी, और जब तुम्हारी राधा नाचेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई किन्नर तालियां बजा बजा कर नाच रहा है। तभी वहाँ पर केशव आ जाता है। रहने दो जयंती, माँ और बाबूजी इस बात को कभी नहीं समझेंगे, वो हमारी बड़ी बेटी को कभी नहीं अपनाएंगे। अरे क्या हो जाएगा उसे अपनाने से केशव? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? क्या उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे? क्या उसकी एक सामान्य जिंदगी होगी जैसी दूसरी लड़कियों की होती है? जानता हूँ बाबूजी, जब मैंने और जयंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला लिया था, ये बात तो हम तब भी जानते थे। राधा की जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन हमने उसे जन्म दिया है, हम उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकते। सड़कों पर लोगों के आगे ताली बजा बजा कर पैसे मांगते हुए नहीं देख सकते। तो क्या करेगा बेटा? जिंदगी भर अपने घर में रखेगा, मुसीबत की तरह अपने सर पर बिठाकर। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन राधा मुसीबत नहीं है, वो हमारी अपनी औलाद है। वक्त बीतता जाता है। राधा और मीरा अब जवान हो चुकी थी। राधा की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जयंती और केशव जानते थे कि उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन राधा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, और फिर एक दिन अच्छी खबर आई। मम्मी पापा, ये देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। शाबाश मेरी बेटी, आखिर तूने वो कर दिखाया जिसका सपना मैं हमेशा से तेरे लिए देखा करती थी। सारी दुनिया से लड़के हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है बेटा, अब तू जा, आराम से जाकर नौकरी कर। लेकिन मम्मी पापा, जब मुझे अपने ही घर में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो क्या बाहर जाकर नौकरी करना आसान होगा? मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें अब से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा सच सामने आने के बाद लोग तुम्हें नौकरी भी ना दे बेटा। और फिर मैं क्या करूँगी? देखो बेटा, तुम्हारा इस तरह से पैदा होना भगवान की मर्जी थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने पढ़ लिख कर अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम अच्छी जगह नौकरी कर सको, तो अब डरना कैसा? लेकिन जब राधा कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, तो कंपनी में जैसे ही पता चलता है कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। राधा दुखी होकर अपने घर लौट आती है, और फिर राधा एक सवाल पूछती है। जिस तरह से दुनिया में सब लोग पैदा होते हैं, हर बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही अपनी माँ की कोख से हम किन्नर भी जन्म लेते हैं, और किन्नर होना कोई अपराध तो नहीं है। ये तो एक जन्मजात चीज है, कोई बीमारी नहीं। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अलग बना देता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना
कि उन्हें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? अगर आप लोगों के पास मेरे सवाल का जवाब है तो जरूर बताइएगा। क्या एक किन्नर होना इतना बड़ा अपराध है कि उसे अपने घर में रहकर अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए नौकरी करने का हक नहीं, नॉर्मल लोगों के साथ रहने का हक नहीं? तो आखिर क्या हक है हम किन्नरों को सड़कों पर खड़े होकर पैसे मांगना और हर वक्त लोगों के मजाक का पात्र बनना? क्या यही है हमारा हक? वेरी गुड रज्जो, तुमने जिस तरह मेरे ससुराल वालों को और बाकी के मेहमानों को संभाला है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी बात पर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। सुनोगी क्या है वो? आय हाय दीदी, जल्दी बताओ ना, मेरे तो कान सुन पड़ रहे हैं। वो ये है कि तुम्हें मैं एक दिन की मालकिन बना रही हूँ। क्या आप सच कह रही हो या झूठ? नहीं रज्जो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है। हकीकत में तुम्हें मैं एक दिन की मालकिन बनाना चाहती हूँ। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रही हूँ कल, तो तुम रज्जो से रितु बन जाना। क्या? ये कहानी है रितु की, जो शहर में अपने पति अनुज के संग रहती है। उसके घर काम करने रज्जो आया करती है। हाल ही में रितु के ससुराल वाले एक फंक्शन के लिए शहर आए थे और रज्जो ने उनका बखूबी अच्छे से ख्याल रखा, जिससे खुश होकर रितु रज्जो को अब एक दिन की मालकिन बनाने का फैसला लेती है। अब देखते हैं रितु का ये फैसला कितने रायते फैलाता है और कितने समेटता है। अनुज अभी एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है। वो तो जल्दी आने से रहा और कल मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त घूमने जा रही हूँ। और तुम एक ऐसी शख्सियत हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। 10 साल से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है अपना। हाय हाय, थैंक यू दीदी, मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ। रज्जू तो खुशी के मारे फूला नहीं समा पाती। अगले दिन रितु घूमने जाने से पहले, रज्जो ये लो घर के सारे कमरों की और अलमारियों की चाबियां। अब मेरा घर अगले 24 घंटों के लिए तुम्हारा और मेरी पहचान भी तुम्हारी। बाय, एंजॉय डियर। हाय हाय, अब वॉके दीदी। वॉके नहीं, ओके होता है। लो मेरी सहेलियां भी आ गई है गाड़ी लेकर। चलो मैं निकलती हूँ। अपना और मेरे घर का तेरे घर का ख्याल रखना। हाँ दीदी, बाय। रितु अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और अब एक दिन की मालकिन रज्जो आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है। हाय हाय, क्या सुकून महसूस हो रहा है, मानो जैसे सिंहासन पर विराजमान हो गई हूँ मैं। वैसे रीतू दीदी ने बोला कि मैं एक दिन की मालकिन बनी हूँ, उनकी पहचान मेरी, तो अब मैं रज्जू से हो गई हूँ रीतू। अरे बावड़ी पूछ, इसका मतलब दीदी ये कहना चाहती थी कि मैं उनका रूप ले लूं। हाय हाय, मैं बेचारी लेट करंट की मारी। अब चल जल्दी से उनकी साड़ी और उनकी तरह सज संवर कर रज्जो से रीतू बन जाती हूँ। रज्जो रीतु के कमरे में जाती है और अलमारी में से वो रीतु की साड़ी और गहने पहनकर उसी की तरह बाल बनाकर पूरी की पूरी रज्जो से रीतु बन जाती है। हाय हाय, क्या सॉलिड लग रही है तो रज्जो रानी। एकदम बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन, हूबहू रीतू दीदी की जेरॉक्स कॉपी। ये दीदी का परफ्यूम भी लगा देती हूँ, बड़ी ही बढ़िया खुशबू है इसकी। रज्जो रीतु का परफ्यूम भी लगाती है। आहा, मजा आ गया।
तभी अचानक से घर की घंटी बजती है और रज्जो दरवाजे के सुराख से झांक कर देखती है। हाय हाय, ये तो दूध वाला किशोर है, लगता है हिसाब करने आया है। अब मैं क्या करूं? दीदी ने सब मुझ पर हिसाब दिया है, लेकिन मैं ये दूध वाला का सामना कैसे करूंगी? रज्जो हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती है और दूध वाला किशोर रज्जो को देखकर हंसने लगता है। अरे रज्जो, ये तुमने मेम साहब का गेटअप क्यों धारण कर लिया? मेम साहब देखेगी तो खूब चिल्लाएगी। ओ किशोर के बच्चे, ज्यादा दांत मत दिखा, वरना सारे दांत तोड़ दूंगी। और मुझे मेम साहब ने ही बनाया है, एक दिन की मालकिन। चल तू 2 मिनट ठहर, मैं कैलेंडर में देख के हिसाब करती हूँ तेरा। रज्जो कैलेंडर में देखकर किस दिन कितना दूध लिया उसका हिसाब करने लग जाती है, लेकिन उसे हिसाब करना नहीं आता। हाय हाय, ये हिसाब करके तो मेरा 1 मिनट में ही सर दर्द शुरू हो गया। अरे रहने दे रज्जो, मैं मैम साहब से कल परसों ले लूंगा हिसाब, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है यह। इतना कहकर किशोर चला जाता है। फिर रज्जो रसोई में जाकर, खुद को समझते क्या है ये दुनिया वाले। अरे अनपढ़ हूं तो क्या हुआ, हंसने लगते हैं बस, ही ही ही। खैर, तू अभी कुछ मीठा खा ले रज्जो, तभी ही तेरा दिमाग शांत हो पाएगा। रज्जो फ्रिज खोलती है और देखती है कि कई सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। हाय हाय, इतनी सारी मिठाइयाँ, टूट पड़ो। रज्जो सारी मिठाई सफा चट कर देती है। ऐसे ही रज्जो पूरे घर में मालकिनों की तरह वक्त गुजारती है। कभी अवन में केक बेक करके, कभी बेडरूम में एसी में सोकर, कभी रितु के कमरे का टीवी देखकर, तो कभी अलमारी के कपड़े चेंज करके, तो कभी बस यूं ही आराम करके। हाय हाय, 4 बज गए। अरे बेवकूफ़ों की महारानी रज्जो रानी, अगर तू यूं ही सोती रही तो मालकिन बनने का लुत्फ कब उठाएगी? चलो, अब तो जोरों की भूख लगी है। दीदी जैसे मन करने पे होटल से खाना मंगवाती हूँ, आज मैं भी वही करूँगी। हाय हाय। रज्जो टेलीफोन से होटल में फ़ोन लगाती है और अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करती है और कुछ ही देर बाद डिलीवरी बॉय खाना देने आता है और फिर रज्जो मज़े से खाना खाती है। खाना खाने के बाद हाय हाय, क्या पेट पूजा हुई है, वाकई में मज़ा आ गया। इतना सारा खाना मैंने कभी नहीं खाया। चलो, अभी थोड़ा नाचने का मन कर रहा है, नाच लेती हूँ। वैसे भी कोई है नहीं घर पर, मुझे किसी के सामने नाचने का मन नहीं करता, अकेले में ही मज़ा आता है। दीदी जैसे इस स्पीकर पर मैं गाना बजाती है, मैं भी वैसे ही बजाऊंगी और ठुमके लगाऊंगी। रज्जो लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाती है और नाचने लगती है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज से पड़ोसी आकर घर की घंटी बजाते हैं और रज्जो दरवाजा खोलती है। अरे इडियट, एक तो अपनी मालकिन के कपड़े पहनकर उन्हीं के घर में मालकिन बनकर नाच रही हो, इतना लाउड स्पीकर का आवाज, मेरे तो कान फट गए। अय्या, तुम ये क्या करता जी? हमारी पूजा भांगा हो गई जी। ए वेंकटेश्वरा, न जाने क्या होगा इस रज्जो का। आने दो इनका मालकिन को, अच्छा कंप्लेंट करता जी। हाय हाय, ऐसा मत कीजिए, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको और परेशान नहीं होने दूंगी, प्लीज 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 माफ कर दीजिए। हाय हाय। पड़ोसी जैसे तैसे मान जाते हैं और रज्जो की माफ़ी को स्वीकार कर वहाँ से चले जाते हैं। रज्जो चैन की सांस लेती है और फिर वो घर के अंदर अंधेरा करके कुकर में पॉपकॉर्न बनाकर फिल्म देखने लग जाती है। रज्जो रितु के कमरे में जाकर सो जाती है। रात में रितु का पति अनुज, जो 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था, वो लौट आता है और अपने साथ एक तोहफे का बक्सा भी लाता है। जब वो अपने कमरे में आता है तो रितु के कपड़े में रज्जो को सोया देखता है, लेकिन उसे रज्जो का चेहरा दिखाई नहीं देता क्योंकि रज्जो का चेहरा दूसरी दिशा की ओर होता है। और अब अनुज रज्जो को ही अपनी बीवी रितु समझ बैठता है।
अरे ये क्या, रितु तो सो चुकी है। लगता है कि दोस्तों के साथ घूम कर लौट आई है। जाने दो, ये तोहफा मैं रितु को कल सुबह दे दूंगा। थक गई होगी अब ये, नहीं जगाता हूँ इसे खामखा। अनुज तोहफा अलमारी में रखकर बेड पर रज्जू ने ओढ़ा हुआ कंबल ओढ़कर सो जाता है। गहरी नींद में सोई हुई रज्जू को भी इस बात की खबर नहीं होती कि अनुज आ चुका है। अगली सुबह जब रितु घूम कर लौट आती है, तभी वो रज्जू और अनुज को साथ में सोए देखकर पूरी तरह हैरान और दंग रह जाती है। ये क्या, इस रज्जो को मैंने मालकिन बनाया था। रज्जो से रितु बनने को कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे कपड़े पहनकर मेरी तरह बन जाए। गॉड, आई कांट हैंडल दिस। रितु गश खाकर फर्श पर गिर जाती है।